गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर अपन ने चैप्टर फर्स्ट के अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, अपन ने इसके अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर 3 तरीके मैंने बताए थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एक तो था कटिंग, एक था लेयरिंग और थर्ड था अपना ग्राफ्टिंग। ओके, कटिंग के अंतर्गत सामान्यतः रूट स्टेम के भाग को काट दिया जाता है, उसको ग्रो करवा दिया जाता है। लेयरिंग के अंदर जो शाखाएं होती है उनकी जो कोमल शाखाओं को कहने का मतलब मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और अगर बड़े बड़े पादप है, शाखाएं थिक है, तो वायुदाब या गुट्टी लगाना उस मेथड से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। इसके बाद में थर्ड अपन ने स्टार्ट किया था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंतर्गत मैंने बताया था कि एक ही किस्म के 2 अलग अलग पादप के हिस्सों को आपस में जोड़ना या ग्राफ्ट करना ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसके अंदर कलम और स्कंद, ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। डिफाइन द टर्म स्कियन एंड स्टॉक। कलम और स्कंद क्या होते हैं वो मैंने आपको कहा था, कर दिए होंगे आप लोगों ने। अब ध्यान देना बेटा, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और डाले थे। शॉर्ट नोट डाला था कर्तन के ऊपर और वायुदाब विधि पर। ओके, तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग का मतलब है ग्राफ्टिंग की जो विधियां हैं अलग अलग तरीके से। ये मैंने जब आउटलाइन बनाई थी उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ग्राफ्टिंग जो है वो 4 तरीके से देखने को मिलती है। एक तो विफ ग्राफ्टिंग या जिसको टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, दूसरी होती है वेज ग्राफ्टिंग, तीसरी होती है क्राउन ग्राफ्टिंग और चौथी होती है बड ग्राफ्टिंग। सबसे पहली है विप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग। मेथड स्टार्ट करें, ध्यान देना बेटा। इसके अंदर जीबी या जीवारोपण, देखें इस विधि के अंदर क्या होता है। ये जो विधियां दी गई, ये इनके अंदर, इनको पहले हिंदी में लिख लो, रोपण की विधियां। ये जो विधियां दी गई, ये इनके अंदर जो कलम और स्कंद होते हैं उनके व्यास के आधार पर दी गई। समझ रहे हो? तो सबसे पहली है विप या टंग या जीवारोपण। अब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस स्टॉक एंड स्कियन शुड बी ऑफ सेम थिकनेस। मतलब इस विधि के अंदर या जीवारोपण के अंदर क्या होता है कि कलम और स्कंद दोनों का जो व्यास होता है वो समान होता है। मतलब दोनों की जो थिकनेस होती है वो समान होती है, मोटाई समान होती है। मेक अ शेप ऑन स्टॉक, क्या मतलब हुआ, जो स्कंद होता है उसके ऊपर इस प्रकार का शेप कर दिया जाता है। एंड स्कियन एंटी टू ईच अदर। समझ रहे हो? कहने का मतलब स्टॉक जो होता है, जो आधार वाला पोर्शन जो स्टॉक है, उस स्टॉक पर इस तरीके से ध्यान देना बेटा। जैसे ये आधार वाला पोर्शन स्टॉक हो गया ना, तो इसको मतलब इस तरीके से छेद कर दिया जाता है या फिर जिसका शेप इस तरीके से बना दिया जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग वापस जो है अपर पोर्शन या जिसको स्किन कहते हैं मतलब फिट हो सके। समझ रहे हो? मेक अ शेप ऑन स्टॉक, स्टॉक के ऊपर इस तरीके से शेप कर दिया जाता है और उसके जो एंटी है, जो स्किन होता है, ताकि ये जो है स्टॉक के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट हो सके, उसके अकॉर्डिंग स्किन को बना करके उसके अंदर फिट करते हैं। इसके बाद देखें, ध्यान देना बेटा। आफ्टर फिलिंग द बोथ टाइटली टाइड आफ्टर सम डेज बोथ ग्रो टुगेदर। क्या मतलब हुआ, इनको प्रॉपर तरीके से
जोड़ने के बाद जो है कुछ समय बाद इनके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम का आपस में कनेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन से वो एक सिंगल प्लांट बन जाता है और उसके अंदर जो नए पादप का फॉर्मेशन है या नए फल है, फ्रूट है, इस प्रकार की संरचना डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की फ्लावर वगैरह जो है इन पादपों के ऊपर जो भी आते हैं, क्योंकि जैसे मोगरा वगैरह जो है ये तो जनरली जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो फ्लावर वगैरह इनके ऊपर आसानी से बनने लगते हैं। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद एवं कलम समान मोटाई वाले स्तंभ है। स्कंद और कलम की जो थिकनेस होती है वो समान होती है। दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है। दोनों के अंदर लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर जो मोटा है या लंबा चीरा लगाया जाता है। उसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, कलम को भी इस प्रकार का चीरा लगाते हैं ताकि वह स्कंद में फिट हो जाए और बाद में इन्हें कसकर बांध दिया जाता है। मैं आगे इनके चारों के डायग्राम बताऊंगा। इस तरीके से जैसे ये आधार वाला पोर्शन हो गया, स्कंद जो आधार वाला पोर्शन वी शेप चीरा लगाते हैं और जो अपर पोर्शन होता है उनके अंदर भी इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग, स्कंद के अकॉर्डिंग इसको बना करके इसको अच्छे से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद इनका आपस में जो है वेस्कुलर कैम्बियम का कनेक्शन हो जाता है और उससे जो है ये कहने का मतलब एक ही पादप बन जाता है और ग्रो करता है। ये तो था टंग ग्राफ्टिंग। इसके बाद में वेज ग्राफ्टिंग या फत्सर रोपण, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, फत्सर रोपण। इन दिस स्टॉक एंड स्कियन शुड बी ऑफ सेम थिकनेस। इस विधि के अंदर भी ध्यान रखना बेटा, जैसे टंग ग्राफ्टिंग के अंदर किया, इसके अंदर भी जो स्कंद और कलम है उन दोनों का व्यास जो होता है वो समान होता है। मेक अ वी शेप कट ऑन स्टॉक, क्या मतलब हुआ, जो स्टॉक वाला पोर्शन है स्टॉक पर वी शेप कट लगा दिया जाता है। एंड वेज शेप ऑन स्कियन, स्कियन के ऊपर इस तरीके से वेज शेप चीरा लगा करके इसको इसके अंदर फिट करते हैं। आफ्टर फिलिंग द बोथ टाइटली टाइड, आफ्टर सम डेज बोथ ग्रो टुगेदर, क्या करेंगे, इनको प्रॉपर तरीके से आपस में जोड़ करके, जब इनको प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया जाता है, इनका जो बॉटम वाला पोर्शन स्टॉक के अंदर वी शेप और स्कियन के अंदर वेज शेप जो चीरा लगा करके इनको आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं, जोड़ देते हैं और कुछ समय बाद इनका भी जो वेस्कुलर कैम्बियम है सवन ऊतक के उनसे कनेक्शन हो जाता है और एक सिंगल पादप बन जाता है। इसमें स्कंद एवं कलम का व्यास समान होता है। क्या मतलब हुआ, स्कंद और कलम इसमें और जो आगे वाला पोर्शन अपन ने पढ़ा था टंग ग्राफ्टिंग, उन दोनों में स्कंद और कलम का व्यास समान होता है। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं। स्कंद के अंदर किस तरीके से वी शेप चीरा लगाया जाता है, इस तरीके है ना, वी बन रहा है ना इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। जबकि कलम में वेज के आकार का, कलम में इस तरीके से है ना वेज के आकार का चीरा लगाते हैं और स्कंद के अंदर जो बॉटम वाला पोर्शन है जिसको स्टॉक कहते हैं उनके अंदर वी शेप चीरा लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ करके बांध दिया जाता है। अब इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करके बांध देते हैं और फिर क्या होता है कि इससे जो है सिंगल पादप बन जाता है और ये जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का ग्राफ्टिंग वाला मेथड हो गया। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा टंग ग्राफ्टिंग या जीवारोपण, दूसरा अपन ने किया वेज ग्राफ्टिंग। अब थर्ड है क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसको क्राउन, ध्यान देना बेटा, क्राउन को किरीट या मुकुट रोपण भी कहते हैं। अब किरीट या मुकुट रोपण के अंदर क्या होता है, ये इससे थोड़ा अलग है, ध्यान देना। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉटम वाला पोर्शन है, बॉटम वाले पोर्शन जिसको अपन कहते हैं स्टॉक, क्या बोलेंगे, स्टॉक, उन स्टॉक का जो व्यास है, स्टॉक का जो डायामीटर है, जो स्कियन है, जो कलम है, उसकी तुलना में कहीं अधिक होता है। समझ रहे हो, इसकी जो थिकनेस होती है एज कंपेयर टू स्कियन इज हाई, इसकी जो थिकनेस होती है ज़्यादा होती है और इस कारण इनके अंदर कई प्रकार की जो कलमें हैं उनको रोपित कर सकते हैं। समझ रहे हो, इस वजह से ये कहने का मतलब एक मुकुटनुमा संरचना बन जाती है। इस वजह से इसको क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ये सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना बेटा, कि जिनके अंदर
मतलब ऐसी कौन सी विधि है ग्राफ्टिंग की जिसमें जो स्टॉक है उसकी जो थिकनेस होती है वो स्किन की तुलना में ज़्यादा रहती है, या जो स्टॉक है स्कंद है, ध्यान देना इसके अंदर, इनके अंदर देखो देखें, क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर केरेट या मुकुट रोपण कहते हैं, इन दिस स्टॉक इज थिकर देन स्किन, मतलब जो आधार वाला अपर पोर्शन होता है जिसका नाम है कलम, कलम का जो व्यास होता है वो स्टॉक की तुलना में इन दिस स्टॉक इज थिकर, मतलब स्कंद जो है वो आधार वाला पोर्शन वो थिक होता है देन स्किन, इस तरीके से आधार वाला पोर्शन बड़ा होता है, थिक होता है, और अपर पोर्शन जो है वो इसकी तुलना में छोटा होता है। लार्ज नंबर ऑफ स्किन कैन ग्राफ्टेड इन स्टॉक, क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो है कलमें इनके अंदर ग्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, कट में बी ऑफ एनी शेप, क्या मतलब हुआ, और कट जो है वो मतलब किसी भी प्रकार के शेप आकृति के हो सकते हैं, और मतलब इसके अंदर एक से अधिक प्रकार की कलमें लगाई जा सकती है। ओके, अब ध्यान देना बेटा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो देखें, हाँ, इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। क्या मतलब हुआ, स्कंद की मोटाई जैसे मैंने बताया, इस प्रकार एक स्कंद पर कई कलमें रोपित की जा सकती है, एक स्कंद के ऊपर कई प्रकार की कलमें अपन रोपित कर सकते हैं। ओके, ये था इसका थर्ड टाइप जिसका नाम था क्राउन या किरीट या मुकुट ग्राफ्टिंग। अब इसके बाद में अपन करते हैं इसका जो चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग या इसको हिंदी में कहते हैं, इसको लिख लो हिंदी में, कलिका रोपण, कलिका रोपण। अब ध्यान देना बेटा, कलिका रोपण के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ, कलिका रोपण के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पोटेड प्लांट है, ये पोटेड प्लांट है ना, ये पोटेड प्लांट। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये लीफ है और यहाँ पर जैसे इसके कक्ष के अंदर कलिकाएं ग्रो करती है, समझ लो, बड है या कलिका जो क्या बना देती है, फ्लावर बना दी। अब इस कलिका को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लेड की सहायता से इस कलिका को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, समझ लो। इस कलिका को सपोज करो मैंने यहाँ से ये रिमूव कर लिया। अब जो इस कलिका को मैंने रिमूव किया तो जैसे इसका इसी किस्म के किसी दूसरे पादप के ऊपर जब ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ ना, तो जैसे मान लीजिए ये दूसरा इसी किस्म का पोटेड प्लांट लिया, ये इसकी मेन ब्रांच थी और ये हो गई इसकी शाखा वगैरह। ओके, तने वाला पोर्शन ये शाखाएं होगी। अब इसके अंदर जैसे इधर ध्यान देना, इसको एक को मैं बाहर लेके बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये थी। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी जो छाल है, इस छाल के अंदर मैं टी शेप, कैसा टी शेप का चीरा लगाता हूँ, मतलब छाल को इस तरीके से टी शेप का चीरा लगाता हूँ और फिर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इस कलिका को मैं एंटर करवा देता हूँ। हो गया, फिर इसको अच्छे से मैं बांध देता हूँ। ओके, समझ लो। कुछ समय बाद क्या होता है कि इनके अंदर ये जो कलिका थी, ये कलिका जो है पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये कलिका जो है प्रॉपर तरीके से ग्रो करती है और इससे मतलब इन पादपों के अंदर जैसे कलिका किसमें कन्वर्ट होती है, फूल के अंदर, तो ये आगे चल कर के फ्लावर वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर था बड ग्राफ्टिंग। ध्यान रखना, इसकी जो बारक है छाल के अंदर टी शेप सिरा लगाया जाता है। ओके, देखो बड ग्राफ्टिंग, बड इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, किसके ऊपर, स्टॉक या स्कंद के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है। टी शेप कट इज मेड इन द बार्क ऑफ स्टॉक, क्या मतलब हुआ, इनकी जो छाल होती है, छाल के अंदर टी शेप का सिरा लगाया जाता है। बड इज ग्राफ्टेड इन इट, इसके बाद में इनके अंदर जो अपन ने बड जो ली है ना, उनको इसके अंदर अपन ग्राफ्ट कर देते हैं। ओके, फिर ध्यान देना, टाइटली टाइड देम, उनको अच्छे से बांध देते हैं। बड शॉर्ट ग्रोइंग आफ्टर फ्यू डेज,
कुछ ही समय बाद जब अपन देखते हैं ना तो इनकी जो बड है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाती है, ग्रो करना शुरू हो जाती है, जैसे दूसरे पादप के अंदर थी। इस विधि में एक कलिका का रोपण किया जाता है, बड का रोपण करते हैं। स्कंद की छाल में टी शेप, कैसा टी शेप चीरा लगाया जाता है, समझ लो, टी शेप चीरा लगा करके उसमें कलम की कलिका को रोपित किया जाता है और इसके बाद इस स्थान को कसकर बांध दिया जाता है। समझ लो, कहने का मतलब स्कंद की जो कलिका थी, कलिका को रिमूव करके जो उसकी स्कंद की जो छाल है उसके अंदर टी शेप चीरा लगाया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसके अंदर इस कलिका को फिट कर दिया जाता है, अच्छे से बांध देते हैं। कुछ समय बाद इनका जो है आपस में कनेक्शन हो जाता है। ओके, तो ये बेटा ग्राफ्टिंग के अंदर इसके 4 टाइप मैंने बताए। सबसे पहला अपन ने किया कौन सा था, कटिंग। ओके, कटिंग के अंदर मैंने 2 टाइप बताए थे, एक तो था स्टेम कटिंग और दूसरा था रूट कटिंग। ओके, फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव का जो दूसरा मेथड था जिसका नाम था लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर मैंने एक तो माउंड लेयरिंग, टीला दाब विधि बताई और एक बताई एयर लेयरिंग या वायु दाब विधि। ओके, इसके बाद में थर्ड मैंने बताया था ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग की मैंने 4 प्रकार बताई थी आपको। सबसे पहली थी कौन सी थी, सबसे पहला जो विधि थी उसका नाम था टंग ग्राफ्टिंग या जीवारोपण। दूसरी थी वेज ग्राफ्टिंग, तीसरी थी क्राउन ग्राफ्टिंग, चौथी थी बड ग्राफ्टिंग। इस तरीके से बेटा ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सबसे पहले जैसे मैंने जब आउटलाइन बनाई थी इसके अंदर, तो आउटलाइन के अंदर मैंने बताया था कि जो कहने का मतलब प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कहने का मतलब एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है और उसको अपन ने फर्दर क्लासीफाई किया गया था 2 भागों के अंदर। एक तो था एगैमोस्पर्मी और एक था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एगैमोस्पर्मी भी कर दिया और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये भी मैंने कर दिया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने 2 प्रकार के बताए थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल का मतलब हो गया जो प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधों के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें कहने का मतलब मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता। और दूसरा जो मैंने किया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो जनरली कृत्रिम तरीके से मानव के द्वारा कमर्शियल पर्पज़ के लिए करवाया जाता है। और इनके फ़ायदे क्या है बेटा, इसके फ़ायदे ये है कि बहुत ही कम समय के अंदर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे पादप जिनके अंदर बीज उत्पादन की क्षमता नहीं होती उनको भी ग्रो करवाया जा सकता है। तीसरा, कम समय में पेड़ पौधे अपन प्राप्त कर सकते हैं। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फिक्स ऋतु में मान लीजिए कोई सीजन के अंदर ग्रो कर रहा है तो इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सीजन का भी कोई लेन देना नहीं है। तो इस तरीके से ये जो 4 तरीके से वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये अपना कंप्लीट होता है। अब इसके जो जनरल जो अगर डायग्राम देखना चाहें, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि जो विप ग्राफ्टिंग या इसको हिंदी में कहेंगे जीवारोपण। ओके, इसके बाद में दूसरी है वेज या इसको हिंदी में कहेंगे फच्चर रोपण। थर्ड है क्राउन या इसको कहेंगे मुकुट या किरीट रोपण, समझ रहे हो। और एक चौथी इसके अभी बताऊंगा, तो ये ध्यान देना बेटा, इसके अंदर स्किन और कलम और स्कंद का जो व्यास था वो डायमीटर समान था। इसके अंदर लगभग 20 शेप का सिरा लगाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग इसको फिट कर देते हैं, समझ रहे हो। इनका और इनका
सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि वी शेप इस तरीके से होता है और इनमें जो वी है पर्टिकुलर वी शेप जो वी बन रहा है इसके अंदर थोड़ा जैसे इस तरीके से बन रहा है। तो इसके अंदर स्टॉक और इसके अंदर दोनों का व्यास समान था और स्टॉक के अंदर वी शेप सिरा लगाया जाता है, स्किन इसके अंदर फिट की जाती है। फिर थर्ड था क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर लार्ज स्टॉक जो होती है, स्कंद का जो व्यास होता है बड़ा होता है या थिक होती है स्कंद, और फिर इसके अंदर क्या करते हैं कि इस स्कंद के अंदर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है वो कल में रोपित की जाती है। देखो देखें कलम, और ये हो गया स्कंद, स्कंद का व्यास अधिक होता है। ओके, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, ध्यान देना देखा, अब देखो बेटा फोर्थ जो है बर्ड ग्राफ्टिंग है ना, इस यहाँ पर लिख लो बर्ड ग्राफ्टिंग। या कली का रोपण। कली का रोपण के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि छाल के अंदर टी शेप सिरा लगाया जाता है, फिर इसके अंदर बर्ड को फिट किया जाता है, इस तरीके से मतलब ये था। ये तो था अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में अपन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ध्यान देना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर अपन कर रहे हैं, ये जनरली जो देखने को मिलता है आवर्तबीजी पादप के अंदर जो फ्लावर वाला पोर्शन होता है उनके अंदर। देखो देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, समझ रहे हो? पुष्पीय पादपों में अगर लैंगिक जनन की बात करें तो बेटा लैंगिक जनन के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था, लैंगिक जनन जो होता है प्लांट के अंदर जो दूध ही पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट के केस में बात करें, चूँकि यहाँ तो प्लांट के केस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इन प्लांट के अंदर जो फ्लावर बनते हैं ना उनके अंदर देखने को मिलता है। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। पादप का जो जनन संभाग होता है वो होता है फ्लावर। अब ध्यान देना बेटा, रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। कहने का मतलब शाखाएं जो बड़ी होती है, फिर क्या होता है अगर उसके जो अपर पोर्शन के ऊपर अगर बड बन जाती है तो उन शाखाओं की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, वो वापस फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से फ्लावर को मॉडिफाइड सूट भी कहा जाता है। अब ध्यान देना बेटा, इनके अंदर अगर फ्लावर की बात करूँ मैं तो फ्लावर जैसे कि आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी है, डायग्राम बना के अपन समझते हैं इसको। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? देखो इस तरीके से, इस तरीके से रफ डायग्राम है, आपको भी इस तरीके से बना के बेटा समझना है। देखो देखें, ओके। अब इनके अंदर मेनली फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। अब देखो ये जहाँ से ये शाखा से जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं पुष्प वृंत, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पेडिसल, समझ रहे हो? और इसका जो आधार वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं थैलेमस, थैलेमस या पुष्पासन। ओके, आधार वाला पोर्शन। अब फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको कहेंगे कैलिक्स, कैलिक्स या बाह्य दल पुंज, समझ रहे हो? और ये कैलिक्स जनरली ग्रीन इन कलर के होते हैं और जिससे मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब जो इनकी इकाई होती है उनको कहते हैं सेपल या बाह्य दल। ओके, सेपल या बाह्य दल। इसके बाद में इनका जो इनर पार्ट होता है जो जनरली कलरफुल होता है, समझ रहे हो,
और जो पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं उनको कहते हैं कोरोला, कोरोला या दलपुंज, दलपुंज। ओके, और इनकी जो इकाई होती है उसको कहते हैं पेटल, पेटल या दल। ये कैलिक्स और कोरोला बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं वो सहायक चक्र होते हैं, जो कहने का मतलब जनन क्रिया के अंदर सहायता करते हैं, भाग नहीं लेते। इसके बाद में जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसके अंदर थर्ड पार्ट, उसको कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पुमंग। पुमंग की जो इकाई होती है उसको कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर। ओके, और चौथा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम या इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं जायांग, इंग्लिश में गाइनोसियम और इसको हिंदी में कहते हैं जायांग। इसकी जो इकाई होती है उसको कहते हैं कार्पल या अंडप। समझ रहे हो? इस तरीके से ये जो गाइनोसियम और एंड्रोसियम, पुमंग और जायांग होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव हॉल्स कहलाते हैं या जनन चक्र कहते हैं, और जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये सहायक चक्र होते हैं। ओके, अब इसके अंदर ध्यान देना बेटा, जैसे देखो आवर्तबीजी पादपों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म बाय फ्लावर, आवर्तबीजी पादप में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है और फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाई सूट होता है। ओके, अब देखो इसके पार्ट, जैसे पेडिसल हो गया और जहाँ से पुष्प टिका हुआ होता है जिस पर, उसको थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। आउटर मोस्ट जो चक्र होता है उसको कहते हैं कैलिक्स, ये जनरली ग्रीन इन कलर के होते हैं, इसकी इकाई जो होती है सेपल। और उसके अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पेटल, समझ रहे हो, या दलपुंज। कोरोला और इसकी जो इकाई होती है उसको कहेंगे पेटल, और ये दूसरा चक्र। थर्ड है एंड्रोसियम या पुमंग और इसकी इकाई होती है उसको कहते हैं पुंकेसर। फोर्थ है जायांग और इसकी इकाई होती है उसको कहेंगे अंडप। समझ रहे हो? अब जिस फ्लावर के अंदर ये जो चारों चक्र प्रेजेंट होता है तो उसको तो कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, और जिसके अंदर अगर मान लीजिए इसमें से एक आध भी एब्सेंट है तो इनको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अब जिन पुष्पों के अंदर पुमंग एब्सेंट है और अगर गाइनोसियम प्रेजेंट है, समझ रहे हो, तो उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं या पिस्टिलेट फ्लावर भी कहेंगे, क्यों, गाइनोसियम प्रेजेंट है। और अगर एंड्रोसियम प्रेजेंट है तो उनको भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, क्योंकि एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो पुमंग प्रेजेंट है या फिर जायांग। और जैसे अगर ये एंड्रोसियम प्रेजेंट है और या फिर गाइनोसियम प्रेजेंट है तो फ्लावर जो हो जाएंगे वो एक लिंगी, और जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट है पुमंग और जायांग तो उनको कहेंगे द्विलिंगी फ्लावर। समझ रहे हो? अब एक लिंगी जनरली जो या यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है पपीता है उनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि पपीता के अंदर भी दो फ्लावर साथ में उगाते हैं अगर ध्यान हो तो। और जो बाइसेक्सुअल के अंदर अगर धतूरा है, गुड़ल है, ये खूब सारे एग्जाम्पल है। अब देखें जो एंड्रोसियम है उनको रिप्रोडक्टिव हॉल्स भी कहेंगे, जनन चक्र, और कोरोला जो होते हैं और कैलिक्स जो होते हैं इसको तो कहते हैं पुमंग हिंदी में, और इनको कहेंगे जायांग। ओके, और ये है बाह्य दल पुंज और इसको कहेंगे दल पुंज। ओके, ये सहायक चक्र है। अब पुंकेसर और अंडप, ये जो पुंकेसर, ये मैंने बताया ना आपको, ये पुंकेसर और ये अंडप जो है ये गाइनोसियम वाला पोर्शन, इसको अपन बाहर लेकर के देखते हैं तो इनके हर एक के 3-3 भाग होते हैं। पुंकेसर के जो 3 भाग होते हैं, सबसे अपर पार्ट होता है उसको कहते हैं एंथर या परागकोश, उसको जोड़ने वाला योजी, और जो दागिनुमा संरचना होती है उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन या पराग कण, जिसको क्या कहते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक या मेल गैमेट भी कहते हैं, मेल। ओके, और इसके अंदर जो कार्पल वाला पोर्शन होता है उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, उसको जोड़ने वाला स्टाइल, और उसका आधार वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ध्यान रखना, ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल या अंडप। और अंडप के अंदर क्या होती है, फीमेल गैमेट के रूप में, फीमेल गैमेट या मादा युग्मक,
मादा युग्मक के रूप में क्या होती है, एग सेल। ओके, और इनके अंदर अपन आगे वाले चैप्टर के अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मतलब इसके 4 साइकिल थे, 4 चक्र थे, ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओके, और इस तरीके से इन फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनमें मेल गैमेट पोलन ग्रेन होता है, इसके अंदर एग सेल होती है, फीमेल गैमेट। इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से नया पादप। ओके बेटा, तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट शॉर्ट नोट ऑन ग्राफ्टिंग, किसके ऊपर, रोपण के ऊपर है ना, रोपण पर संक्षिप्त टिप्पणी है ना, टिप्पणी। एक तो ये कर लेना, और एक जो है ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर। समझ रहे हो, पुष्प का नामांकित चित्र बनाओ। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये कर देना बेटा है ना। बाकी नेक्स्ट टाइम पे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर से।